हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। विदाउट बीइंग लेट हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 को, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। हर एक चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक एक चीज़ आप अच्छे से याद रखोगे, छोटी छोटी डिटेल्स हैं इसमें। होगा क्या, ये चैप्टर आपके अगले आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर्स का बेस बनेगा। अगर आप ये चैप्टर क्लियर करके बैठोगे तो आगे वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट वैसे भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। इसमें सारे चैप्टर्स, जितने भी क्लास 10th के चैप्टर्स हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, सारे इंडिपेंडेंट है। चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का हो। थोड़ी सी डिपेंडेंस रहती है, तो वो थोड़ी सी डिपेंडेंस जो है उसको हम पूरा करें, इसलिए हम अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक बात पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। बेहतर रहेगा ये कहना कि इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। तो हम सारी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, हम सारी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू इस चैप्टर को। सबसे पहले हमें कुछ सिचुएशंस दी गई है। क्या? मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। दूध को हमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। अच्छा, आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जैसे मतलब शराब बनाते हैं तो ग्रेप्स का इस्तेमाल होता है, वाइन बनाने के काम आता है। फूड इज कुकड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर। वी रेस्पायर आप ध्यान रखना है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेस्पिरेशन पूरा पढ़ेंगे, आपको वहाँ समझ आएगा कि रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, सांस लेना और छोड़ना नहीं होता। रेस्पिरेशन बहुत कुछ है, जिसका सिर्फ एक पार्ट है ब्रीथिंग, ठीक है। सॉरी, मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब अभी बस ये है कि आप देख पा रहे हो कुछ सिचुएशंस हमने देखी है। अब ये सिचुएशंस का हमें करना क्या है, हमें कहा गया है कि इन सिचुएशंस में आप देख सकते हो नेचर और आइडेंटिटी, यानी कि इनका जो नेचर है, जो सबस्टेंसेस है, इनिशियली वो कुछ और थी और बाद में वो कुछ और बन गई। ऐसा कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे पास था मिल्क, मिल्क को क्या हुआ, जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, जो पहली एग्जांपल है, वो कन्वर्ट हो गई कर्ड में, यानी कि दूध का दही बन गया। ऑटोमेटिकली बना या जैसे भी बना बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग होती है, मिल्क का टेस्ट अलग होता है। मिल्क एक अलग चीज़ है, कर्ड एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पहले जो सबस्टेंस था वो ये था इनिशियल, फाइनली जो सबस्टेंस मिला वो ये मिला। अब हुआ क्या, इनिशियली कोई सबस्टेंस था, फाइनली कुछ सबस्टेंस और बना। ये जो चेंज हुई, इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। सॉरी बे यार, नहीं करना मेरे को रिकॉर्ड। ओके, कैंसल, ठीक है। सॉरी गाइस। अच्छा, Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। इस लाइन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस याद रखने के लिए रख लेना कि अगर कोई पूछे केमिकल रिएक्शन कब होगी, भाई केमिकल चेंज आई, केमिकल चेंज हुई तो केमिकल रिएक्शन हुई। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, छोटा ही है, कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या फ़र्क है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या फ़र्क है। केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होती है, केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होती है, फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होती है। फिजिकल चेंज में न्यू सबस्टेंसेस नहीं बनते और यहाँ न्यू सबस्टेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, याद रखोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अब हमें देखना है आगे चैप्टर में कि हमें सबसे पहले क्या जानना है कि हमें पता कैसे चलेगा एक केमिकल रिएक्शन हुई है। हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटीज़ 3 दी हुई हैं, देखो एक्टिविटीज़ 3 दी हुई है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ पहली वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये तो क्यों नहीं है, किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्टिविटी 1.2 जो है ये आगे चैप्टर में खुद ही डिटेल में डिस्कस की गई है। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी पढ़ के क्या करूँ, जब वहाँ पर डिटेल में पूरा इसको टॉपिक की तरह डिस्कस किया गया है, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और शायद नहीं थर्ड चैप्टर में नहीं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों में पढ़ेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ मुझे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ क्यों बता रहा हूँ, इनका नाम
अभी आप समझ जाओ कि सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, वही एक्टिविटीज़ होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी और पेपर यहीं से आएगा। अच्छा, एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या करना है ये आप देख सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, एक्टिविटी पे आते हैं। हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको हमने जलाया। मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, यहाँ एक वाइट कलर का ऐश जैसा, वाइट पाउडर जैसा बन गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऊपर नीचे जाएगा क्या, हाँ, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हुआ क्या, फिर से देखो, मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लगेगी, ये हमेशा याद रखोगे आप। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लगेगी, केमिस्ट्री में कहीं पर भी पढ़ोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग लगेगी। अब आगे एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें एक जगह, उसमें एक टॉपिक है, उसका नाम है मेटलर्जी। उसमें एक जगह हमें देखना है कि ऑक्सीजन के बिना भी आग या फिर ऑक्सीजन की बहुत कमी के बावजूद आग लग जाती है, वो एक अलग केस है। लेकिन जनरली आप क्या याद रखोगे कि ऑक्सीजन होगा तभी आग लगेगी, ठीक है। मैग्नीशियम को हमने जलाया और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। जब ये जला तो यहाँ पर पैदा होता है डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ये डिटेल्स। मैग्नीशियम जो होता है ये कैसे बर्न होता है, बर्न इज द डेजलिंग वाइट फ्लेम। और जो हमारे सामने ये पाउडर आया, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, ऐश जैसा, जैसा कशर पटिया सूर छवनन ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा, इसकी रिएक्शन हमें आगे पढ़नी है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। ये जो वाइट पाउडर है ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, तभी आग लग सकती है। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम करके, हाँ। तो चीज क्या है, देखो, ये मान लो ये मेरा मैग्नीशियम का टुकड़ा है, ठीक है, हाँ, या मैग्नीशियम का रिबन है। आपको भी पता है कि एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। ये मान लो, ये जो मैं पिंक डॉट्स दिखा रहा हूँ ये ऑक्सीजन मान लो। अब कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इस मैग्नीशियम के साथ भी चिपक जाते हैं, ठीक है, इस मैग्नीशियम के साथ भी चिपक जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमें मैग्नीशियम रिबन जलाना होता है, हम करते हैं इसको सैंड पेपर से क्लियर। ये ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ऐसा मान लो मैं ये सैंड पेपर से क्लियर कर रहा हूँ इसके ऊपर जितना भी ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम था, ये जो आप देख पा रहे हो ये मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन था। इन दोनों ने रिएक्ट करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों ने रिएक्ट करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली, ये मुझे किसी तरीके हटानी है। मैं इसको कैसे हटाता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ सैंड पेपर के साथ, उसके बाद मैं जलाता हूँ। अब ये सब मैंने क्यों बताया, ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है और आपकी बुक में भी शायद ये क्वेश्चन है कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि अगर मैग्नीशियम के ऊपर कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बनी हुई है तो वो हटा दे, ताकि हम फिर अच्छे से उसको जला पाए मैग्नीशियम को, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अरे यार, इतना जूम इन का हो रहे हो, अजान हो रही है, वेट, we will continue after azan. So let's continue now. अब जो एक्टिविटी हमने तो सिर्फ एक एक्टिविटी की, बाकी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत मैंने आपको बता दिया बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। अब बेसिक आपको याद रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता चलेगा। कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जैसे कलर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है, गैस निकल जाता है बाहर, टेम्परेचर चेंज होता है, और दूसरा है प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या है आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझ आ गया इतना। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है सीबीएसई में, जेके बोस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर है। अच्छा, तो चेंज इन स्टेट, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हमें कोई ऐसी रिएक्शन की एग्जांपल दे दो जिसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है। हमें कोई ऐसी रिएक्शन की एग्जांपल दे दो जिसमें चेंज इन कलर हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। अब अभी तो आपने सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ी, एक एक्टिविटी पढ़ी, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप अभी नहीं दे पाओगे। लेकिन हाँ, जब चैप्टर पूरा कवर होगा इसके एक की जगह दो बताओगे, दो बताओगे, दो बताओगे, दो बताओगे,
और जब तक पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी, ये इसके 5-7 बताओगे, इसके 5-7 बताओगे, इसके 5-7 बताओगे, इसके 5-7 बताओगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो डेफिनेटली ऐसी बात है कि होता क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही होती है। अगर हम ऑब्जर्व करने बैठे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे हम कुकिंग करते हैं, घर पे खाना पकता है, हर दिन पकता है, तो वो तो एक केमिकल चेंज ही है ना। पहले चावल कैसे थे, बाद में क्या हो गया, ये सारी केमिकल चेंज है। बहुत सारी केमिकल चेंज हम डेली देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेरियस टाइप, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। देखो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को मैं केमिकल इक्वेशन कहता हूँ। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मैग्नीशियम जब जलता है, वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमने लिख दिया गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गई वर्ड इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। कहाँ गया, ये रहा। हाँ, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? समझ आ गया, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ, इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जहाँ से एरो बना, यहाँ से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और ये वाले रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि इनसे मिलके ये बना, इनसे मिलके ये बना, इनसे मिलके ये बना। रिएक्टेंट्स एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, और एरो के यहाँ पर ऐसा कह दो, एरो के सामने वाले साइड प्रोडक्ट होते हैं, एरो के पीछे वाली साइड्स में प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या है, अब आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर, सर नेपाली की तरह बोल रहा हूँ, ये इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओ शाला, मेरा मोमो खा गया, देखो, सॉरी गाइस। अच्छा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से पहले कुछ छोटी बातें आपको मैं बता दूं। देखो, कहीं पर आप ब्रैकेट में ऐसे L लिखोगे, इसका मतलब है लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ H, अरे यार यहाँ से नहीं लिखा जा रहा है, वेट करना आप लोग। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ H2O लिक्विड, इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में वाटर है, ठीक है? अगर मैं H2O गैस लिख रहा हूँ, मतलब गैसियस फॉर्म में वाटर है, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ गैस, या फिर ऐसे एरो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब भी गैस ही है। ऊपर की तरह एरो दिखाओगे तो गैस है, ठीक है? अच्छा, कभी कभी आपको ऐसे नीचे वाला एरो देखने को मिलेगा, इसका मतलब है प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है, अभी बता देता हूँ यार। एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, उसको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है? काफ़ी बार आपको ऐसा देखने को मिलता है। और आपको एक जगह देखने को मिलता है AQ, इसका मतलब है एक्वस। एक्वस मतलब पानी के साथ मिला हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा करके यार, ये कलर दिख भी नहीं रहा, NaCl यानी नमक। एक्वस यानी पानी में घोला हुआ नमक, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ NaCl एक्वस। इसको मैं एक्वस से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? ये आपको समझ आ गया एक्वस का मतलब क्या है। अब बढ़ते हैं हम बैलेंसिंग की तरफ। बैलेंसिंग करने का मकसद क्या है, पहले ये जानते हैं। बैलेंसिंग तो करेंगे, बैलेंसिंग है क्या वो जान लेंगे, लेकिन करना क्यों है, लानी क्यों है एक नई चीज चैप्टर में। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? ये है डेफिनेशन किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। मास को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो अब क्या करना होता है, अगर क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि रिएक्टेंट साइड में मेरे पास 10 ग्राम है, कोई भी रिएक्टेंट था, अब यहाँ कोई दूसरा प्रोडक्ट बन गया, जो भी प्रोडक्ट बना, जैसा भी बना, मुझे इतना पता होना चाहिए कि इसके पास भी 10 ग्राम होने चाहिए, ठीक है ना? ये समझ आ गया आपको, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स उतने प्रोडक्ट्स होते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है ये वाली। बैलेंसिंग में कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं।
बैलेंसिंग में होता क्या है, आपको कोई नंबर डालना पड़ता है सामने 2, 3, 4 यहाँ डालो, मतलब मैं बता देता हूँ कहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे डाल सकते हो स्टार्टिंग में बेसिकली, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मर्ज़ी नंबर डाल सकते हो। अब नंबर डालने का मतलब क्या है, क्यों डालूँ मैं नंबर भाई? देखो क्यों डालनी है, सबसे पहले इस रिएक्शन को देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन को देखो। क्या आपको दिख रहा है यहाँ ज़िंक का 1 एटम है? क्या आपको दिख रहा है यहाँ ज़िंक का 8 एटम है? यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी तो ज़िंक का 1 ही एटम है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। रिएक्टेंट साइड में SO4 है, प्रोडक्ट साइड में भी SO4 है। यानी रिएक्टेंट साइड में जितना ज़िंक है उतना प्रोडक्ट साइड में भी है। रिएक्टेंट साइड में जितना H2 है उतना प्रोडक्ट साइड में भी है। रिएक्टेंट साइड में जितना SO4 है उतना प्रोडक्ट साइड में भी है। इतना समझ आया? हाँ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल, इसमें क्या है, Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसमें क्या करना है, जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स है उतने प्रोडक्ट साइड में रखने हैं, बस यही है बैलेंसिंग और कुछ भी नहीं है। देखो Fe कितने हैं, 3 प्रोडक्ट साइड में, इस साइड कितना है 1, इसको डालेंगे यहाँ पे 3। वो यार वेट, यहाँ ना लेफ्ट साइड में लिखा नहीं जाता है वैसे, इसको जूम कर लेता हूँ। देखो Fe यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 बना देता हूँ। अच्छा हो गया Fe बैलेंस, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 1, इसको 4 बनाने के लिए मैं यहाँ 4 लिख ही नहीं सकता, आपको हमेशा नंबर यहाँ ही लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ-कहाँ पे लिख सकते हैं नंबर। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, इसकी वजह से 4 ऑक्सीजन बन गए, राइट। ये 4 जो है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, मतलब हाइड्रोजन से के साथ भी मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो 4 इंटू H2, 4 इंटू H2 ये टोटल 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स, या फिर मैं ऐसा कहूँ 4 H2 मॉलिक्यूल्स कहूँ या फिर 8 हाइड्रोजन एटम्स कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ 4 H2 है, यहाँ भी 4 H2 लिख देते हैं, तो 4 H2 4 H2 बैलेंस, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बैलेंस, 3 Fe बैलेंस। देखो अभी तक मैंने बैलेंसिंग स्टार्ट भी नहीं की, लेकिन हमारी बैलेंसिंग खत्म भी हो गई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया था। क्या इसमें बस इतना करना था कि नंबर ऑफ atoms on reactant side should always be equal to number of atoms on the product side। अब ये हो गई बैलेंसिंग, ठीक है। इस टाइम जो हमें रिएक्शन दी हुई थी बैलेंसिंग से पहले, तो जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होती है उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो एक स्केलेटल इक्वेशन थी जो हमने पहले पढ़ा थी, ये वाली जो हमने पढ़ी थी, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये क्या थी, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड थी। तो दो तरह की होती है, एक बैलेंस्ड होती है, एक स्केलेटल होती है। स्केलेटल को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें उतना ही है, बस बात प्रैक्टिस की है। आप बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ने वाले हो, बहुत सारी, तो वो सारी रिएक्शंस आप बैलेंस करके देख सकते हो, कोई सी भी आप बैलेंसिंग ईजिली कर लोगे। हम कोई और रिएक्शन भी बैलेंस कर लेते हैं। देखो ये इसमें देखो भाई, अभी मैं एनसीईआरटी थोड़ी स्किप कर रहा हूँ, आपको खुद भी दिख रहा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ वही सब लिखा हुआ है जो आपको मैंने बताया। इन शॉर्ट करना तो यही था। देखो एंड में हमारा भी आंसर यही आया था और इनका आंसर भी यही आया है, ठीक है। 3Fe प्लस 4H2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमने भी किया। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग सिंबल्स मैंने आपको बता दिया, ये गैस का, लिक्विड का, एक्वस का और सॉलिड का। तो ये एक्वस वगैरह सब कुछ बता दिया। एक्वस क्या था, एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सोल्यूशन इन वाटर, पानी के साथ मिक्स हुआ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको इन्होंने इसी फॉर्मेट में लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन चीज़ों को, बस आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। बैलेंसिंग क्लियर हो गई, होगी, डेफिनेटली हो गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 2H2 गैस एट 340 ATM। अब यहाँ एरो के ऊपर जो ये चीज़ लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ भी है एरो के ऊपर नीचे सनलाइट क्लोरोफिल, यह एरो के ऊपर 340 ATM है, ये कंडीशंस है, रिएक्शन की कंडीशंस है। मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब, मैं आपको बताता हूँ। इस चीज़ का मतलब है, पहली रिएक्शन से समझते हैं। अगर मैं पहली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन करा रहा हूँ,
तो मुझे प्रेशर रखना पड़ेगा 340 एटीएम। 340 एटीएम या फिर इसके आसपास का प्रेशर होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो आप कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कौन लेते हैं अंदर, प्लांट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। डेफिनेशन ही यही है फोटोसिंथेसिस की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो ये क्या है, इनको कहते हैं हम रिएक्शन कंडीशंस। बाकी ये लिक्विड एक्वस वगैरह लिखा हुआ है, बेसिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी, अच्छा, यूजिंग these steps can you balance equation 1.2 in the given in the text earlier। इक्वेशन 1.2, ये इक्वेशन 1.2 पे चलते हैं, वेट करो। इक्वेशन 1.2, ये रही इक्वेशन 1.2 जो हमने एक्चुअल में सबसे पहली इक्वेशन पढ़ी है। तो इसको बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ साइड से भी मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए। क्या करूँगा, मुझे 2 लगाना पड़ेगा सामने, लेकिन मैं 2 यहाँ नहीं लिख सकता, मुझे 2 यहीं पे ही लिखना पड़ेगा। अब मैंने 2 यहाँ लिख दिया तो हुआ क्या, इससे हुआ ये 2 ऑक्सीजन तो आ गए, लेकिन 2 मैग्नीशियम भी बन गए। तो कोई बात नहीं, 2 मैग्नीशियम भी बन गए तो यहाँ से भी 2 लिख देता हूँ। अब क्या हुआ, अब आप देख सकते हो 2 मैग्नीशियम, यहाँ से भी 2 मैग्नीशियम, अच्छा 2 ऑक्सीजन, यहाँ से भी 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2-2। इसको बैलेंस मैंने सिंपली कैसे किया, यहाँ 2 और यहाँ 2 लिख के। ठीक है, समझ आ गया। बैलेंसिंग में इतना ही रखा है और कुछ भी नहीं रखा है। आगे आगे बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज में ही देखेंगे, या फिर यहाँ भी कुछ होंगे क्वेश्चंस बैलेंसिंग के रिलेटेड, कर लेते हैं बैलेंस। अब देखो, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया गया है, अब दोबारा दे के टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो सारी केमिकल रिएक्शंस है ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। जैसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन क्या है, H2 होता है, इसके साथ क्लोरीन यानी Cl2 होता है, ये हमें देगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, क्योंकि ये 2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा ना। ठीक है, तो बैलेंस हो गई। ये सारी रिएक्शंस करेंगे हम, जैसे ये वाली रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम प्लस वाटर, ये सारी रिएक्शन आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनफैक्ट बैलेंसिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार समझा देना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। एंड में जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद आप कोई सी भी रिएक्शन उठा के देखो, आप बैलेंस कर पाओगे। अभी जो आपके सामने ये चीज़ें हैं, अभी आपने ये रिएक्शंस पढ़ी नहीं है, तो ये रिएक्शंस आपको मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एज अ स्टूडेंट मैं कैसे ये रिएक्शन लिखूं, BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब चीज़ें मैं लाऊं कहाँ से सोचूं मैं ये चीज़ें। तो आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, फिर आप कुछ भी बैलेंस कर पाओगे। अच्छा, राइट, बैलेंस सेम यही है, बैलेंसिंग पे ही ये एक्सरसाइज भी है। अभी के लिए स्किप कर सकते हो। मैं आपको ये चैप्टर या फिर ये सिलेबस नहीं, सिलेबस की भी ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर कवर होने के बाद, ये चैप्टर कवर होने के बाद बैलेंसिंग करा दूंगा, ये वाली एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब है टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं, इसमें कुछ कुछ रिएक्शंस है। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़नी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एंड में हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़नी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म होने के बाद बस कोरोजन और रेंसिडिटी जानना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन तो नहीं हो रही। अब सारा कुछ हमने कवर कर लिया है, इसके बाद बाकी एक्सरसाइजेज रही। अभी हमने कवर किया है बेसिक्स। अभी हमने लेक्चर एक्चुअली थोड़ा लंबा हो गया, पहला लेक्चर था, इतना लंबा ये होना नहीं चाहिए था जिस हिसाब से टॉपिक है, लेकिन अब हो गया तो कोई बात नहीं। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा आप इसे अच्छे से पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, कल के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। हो सकता है परसों का दिन भी लग जाएगा, तो 3 दिन में चैप्टर की थ्योरी सारी की सारी कवर हो जाएगी। फिर अगले दिन हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब करेंगे, इंक्लूडिंग कौन सी, ये बैलेंसिंग वाली सारी एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज वाला पोर्शन सब करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके PYQs करेंगे। इसके साथ ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, 100%।
100% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको हर एक डिटेल याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन जितना हमने आज कंप्लीट किया अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको सही लग रहा है मेरा पढ़ाना या फिर आपको कोई भी सजेशन देनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और हाँ, आपका फीडबैक नेसेसरी है, आपका फीडबैक चाहिए। चाहे व्यूज़ 4 आए तो 4 कमेंट्स होनी चाहिए नीचे, ताकि मैं समझ सकूँ कि बच्चों का फीडबैक क्या है, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे कौन-सी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? थैंक यू, सी यू इंशाअल्लाह कल। बाय।